गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा हूँ बेटा, और आप लोग भी अच्छे ही हैं, मुझे मालूम। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ट्रेगस का बेटा कोई वर्क नहीं है, वो बस एक कार्टिलेजिनस प्रोजेक्शन है जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको कान में जाने से रोकेगा। क्या मैसेज था, मैं पढ़ नहीं पाया। गुड मॉर्निंग बेटा। किसी का कोई मैसेज आ रहा था क्या? एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर रेप्टाइल और बर्ड में होता है, हाँ होता है ना। एक्सटर्नल ईयर रेप्टाइल और बर्ड में होता है, बताया है तो होता है। फेसेट माने होता है बेटा साइट, जहां पर जुड़ती है वो कोई चीज जुड़ती है, जहां पर उस साइट को हम बोलते हैं फेसेट। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मतलब होता है ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है। मेलियस में भी तो होती ही ना। मेलियस इंकस से कैसे जुड़ेगी, बताना भाई जरा। अगर मेलियस और इंकस के बीच में ज्वाइंट बनाना है तो वहां पर इंकस के लिए फेसेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईयर पिन्ना नहीं होता है बर्ड्स में, रेप्टाइल में। बिल्कुल सही बात है ये। ना रेप्टाइल में ईयर पिन्ना होता है, ना बर्ड में ईयर पिन्ना होता है। लेकिन एक्सटर्नल ईयर की अगर हम बात करें तो वो है, लेकिन रिड्यूस है। रेप्टाइल्स में अगर आप देखोगे, रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल ईयर या तो सब में नहीं है, और जिनमें है उनमें बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, क्रोकोडाइल्स में होता है एक्सटर्नल ईयर, ईयर पिन्ना नहीं होगा। जैसे बहुत सारी लिजार्ड्स में होता है एक्सटर्नल ईयर, स्नेक्स में नहीं होता है। तो ओवरऑल हम ये बात करेंगे ना कि एक्सटर्नल ईयर है या नहीं है, यस और नो। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई रेप्टाइल में एक्सटर्नल ईयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अक्षता हम लोग इंटरनल ईयर बस आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। कल हमने मिडिल ईयर एंड करा था, तो मिडिल ईयर में मसल्स बताने रह गए थे। मिडिल ईयर के मसल्स देख लीजिए एक बार। मिडिल ईयर में दो मसल्स होते हैं, फिर हम इंटरनल ईयर स्टार्ट करते हैं। मसल्स होती हैं मिडिल ईयर में, हम इनकी पहले बात कर लें कि मिडिल ईयर में मसल्स कौन कौन सी हैं। तो ये दो मसल होती हैं। हाँ, ये दो मसल होती हैं। एक होती है, उसका नाम होता है टेंसर टिम्पैनी। एक मसल का नाम है टेंसर टिम्पैनी, और दूसरी मसल का नाम होता है स्टेपीडियस। दो मसल होती हैं, टेंसर टिम्पैनी और स्टेपीडियस, मिडिल ईयर की मसल्स। ये टेंसर टिम्पैनी जो है ये अटैच रहती है मेलियस के साथ, अटैच टू मेलियस। ये मेलियस के साथ अटैच रहती है। जबकि स्टेपेडियस जो है, ये नाम से ही क्लियर है, अटैच टू स्टेपिस। ये स्टेपिस के साथ अटैच रहती है। दोनों दो हो गए। तो ये जो टेंसर टिम्पैनी है, इसका क्या काम है? इसका काम है मूवमेंट ऑफ मेलियस। मेलियस का मूवमेंट कराती है ये मसल, इसका नाम है टेंसर टिम्पैनी।
ये मेलियस का मूवमेंट कराती है। और स्टेपिडियस जो है, जाहिर सी बात है कि ये किसका मूवमेंट कराएगी, ये करवाएगी मूवमेंट ऑफ स्टेपिस। ये स्टेपिस के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक खास बात, हाँ नाइला बिल्कुल सही बताया, ये जो स्टेपिडियस है ये स्मॉलेस्ट मसल है बॉडी की, ये बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल है स्टेपिडियस। इट इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। स्टेपिडियस बॉडी की जो है ये स्मॉलेस्ट मसल है स्टेपिडियस। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे इंटरनल ईयर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल ईयर। हाँ, और स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं ईयर ड्रम पार्ट होता है मिडिल ईयर का। कल मैंने ग्रुप पे कितनी बार बता चुका हूं, मॉड्यूल भी पढ़ लो तुम लोग यार। ये हो गया कंप्लीट। मैंने सबको मॉड्यूल अवेलेबल करवाया है फिजियोलॉजी वाला, उसमें से ईयर आप पढ़ सकते हैं, उसमें ईयर दिया हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। ये चेंज नहीं होगा, मिडिल ईयर का पार्ट है ये। मॉड्यूल मैंने ग्रुप पे डाला है कल, कल मैंने ग्रुप पे डाला है मॉड्यूल, 31 वाले ग्रुप पे भी डाला है और एक ऑनलाइन ग्रुप है उस पे भी डाला था कल। दोनों पे मॉड्यूल डाला था मैंने कल फिजियोलॉजी का। और 2-1 में और 1-1 में मैं पहले ही डाल चुका था, पहले ही बता चुका था। ठीक है, तो आप मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब हम बात करते हैं इंटरनल ईयर। टिम्पैनिक बुल्ला क्या होता है, मिडिल ईयर की जो कैविटी होती है, जो मिडिल ईयर की बोन है, तो टेम्पोरल बोन, उसको बोलते हैं मिडिल ईयर की बोन को। अब हमारे पास अगला पार्ट है इंटरनल ईयर या इनर ईयर। हमने वो दोनों कंप्लीट कर लिए, एक्सटर्नल ईयर हो गया और मिडिल ईयर हो गया। तो ये जो पूरा इंटरनल ईयर होता है ये टेम्पोरल बोन का बना होता है, पूरा इंटरनल ईयर टेम्पोरल बोन का बना होता है और बोनी लेब्रिंथ कहते हैं उसको। और उसके अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पड़ा होता है, उसको कहते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ।
ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने बना हुआ है, ये है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, ये बोन के अंदर होता है, पूरे बोन के अंदर पड़ा होता है। जैसे अगर हम बात करें, ये देखो आप, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये एक बोन के अंदर पड़ा हुआ है। देखो मैंने बोन बनाई है ब्लैक कलर से, मैंने बोन यहाँ पे ब्लैक कलर से बनाई है, आप देख रहे हैं। पूरा की पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये इस बोन के अंदर पड़ा हुआ है। इस बोन, और ये बोन कौन सी है? ये बोन है टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन है ये बोन है टेम्पोरल बोन। ये देखो आप, पूरा की पूरा जो सिस्टम है, वो इस बोन के अंदर पड़ा हुआ है। पूरा की पूरा सिस्टम देख रहे हैं आप, पूरा सिस्टम एक ब्लैक कलर की बोन है, उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो जो इस तरफ वाला ये कॉइल आप देख रहे हो, ये जो कॉइल आप देख रहे हो, ये 2 और 3 4 टर्न है। ह्यूमन में, ह्यूमन में 2 और 3 4 टर्न होते हैं। ये मतलब 2.75 टर्न है। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये 2.75 टर्न है। और ये जो आप एक बोनी रॉड देख रहे हैं, जिसके चारों तरफ ये लिपटा हुआ है, इस रॉड का नाम है मोडियोलस। ये जो 2.75 जो टर्न है, हाँ, बोन भी कर्व्ड होती है, बोन भी वैसी की वैसी कर्व्ड होती है। तो ये मोडियोलस है, एक बोनी एक्सिस है, जिसके चारों तरफ ये क्वाइन लोकेट है। बोनी एक्सिस है ये, इसको हम कहते हैं। तो अब आप देख रहे हो, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये जो ब्लैक वाली पूरी कैविटीज आप देख रहे हैं सारी, ये इनको सबको हम कहते हैं बोनी लेब्रिंथ। क्या कहते हैं? बोनी लेब्रिंथ। और ये बोनी लेब्रिंथ किस बोन का है? ऑफ किस बोन का बना होगा ये बोनी लेब्रिंथ? ये जो बोनी लेब्रिंथ आपको पूरी बोन दिख रही है ब्लैक कलर की, हाँ, टेम्पोरल, बिल्कुल, ऑफ टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल बोन का है। अब देखो, इस पूरे बोनी लेब्रिंथ के अंदर जो स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ये स्ट्रक्चर 3 हैं। 3 स्ट्रक्चर हैं टोटल, देखना कौन कौन से। ये जो कैनाल है, ये जो बनी हुई है, ये 1 2 और 3, इनको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट। क्या कहते हैं इनको हम? सेमी सर्कुलर डक्ट। ये भी है सेमी सर्कुलर डक्ट, और ये भी है सेमी सर्कुलर डक्ट। ये तीनों सेमी सर्कुलर डक्ट हैं। जो सबसे ऊपर वाली है, ये है इंटीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट। जो ये बीच वाली है, ये है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट। और ये सबसे नीचे वाली जो है, ये है लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट। 3 डक्ट है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। 3 है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। एक चीज और देखिए, हर एक सेमी सर्कुलर डक्ट का एक एंड जो है, वो स्वोलन है, फूला हुआ है, दिख रहा है आपको? इस फूले हुए एंड को हम कहते हैं एम्पुला। हाँ, एम्पुला कहते हैं। हाँ, कैनाल, स्नेहा कैनाल
के अंदर ये डक्ट पड़ी हुई है। जो बाहर बोनी सॉकेट है उसको कैनाल कह दो, उसके अंदर क्या पड़ी है, डक्ट पड़ी है। और देखो ये जो बड़ा सा आप चेंबर देख रहे हैं लंबा सा, इस चेंबर का नाम है यूट्रिकल। यूट्रिकल क्या नाम है, यूट्रिकल। इस बड़े से चेंबर का नाम क्या है, यूट्रिकल। ये जो चेंबर है इस चेंबर का नाम है सैक्यूल। सैक्यूल। और इस चेंबर का नाम है एंडोलिम्फेटिक सैक। एंडोलिम्फेटिक सैक, इस चेंबर का नाम है एंडोलिम्फेटिक सैक। ठीक है, ये चेंबर कौन सा है, एंडो। ये जो डक्ट है इसको हम कहेंगे कॉक्लियर डक्ट। तो ये जो अंदर पूरा आप सिस्टम देख रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोनी लेब्रिंथ क्या है। बोनी लेब्रिंथ क्या है, सबसे पहले अगर हम ये देखें तो आपको पता चलेगा कि बोनी लेब्रिंथ है चैनल्स ऑफ बोनी कैविटीज। चैनल्स ऑफ बोनी कैविटीज, बोनी कैविटीज के चैनल्स हैं ये। रिजिड वॉल है ये इंटरनल ईयर की। अगर हमसे कोई कहे कि बोनी लेब्रिंथ क्या है, दिस इज रिजिड वॉल ऑफ इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर। ये जो कॉक्लियर डक्ट है इसको हम कॉक्लिया भी कह सकते हैं। जो कॉक्लियर डक्ट है ये पूरा इंटरनल ईयर है। यहां पर आपको दो विंडोज भी मिलेंगी, वो मैं यहां नहीं बना रहा हूं, बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं करूंगा इसको। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनिए सब लोग। बोनी लेब्रिंथ के अंदर ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ पूरा पड़ा हुआ है। तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के दो पार्ट हैं, एक ये कॉक्लियर डक्ट और इस तरफ का पूरा जो है इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस। इस तरफ का पूरा जितना है ये पूरा क्या है, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला पूरा है वेस्टिबुलर एपरेटस। ये इस तरफ का पूरा सिस्टम जो है ये वेस्टिबुलर एपरेटस है। और उधर वाला जो है वो कॉक्लिया है। वेस्टिबुलर एपरेटस है पूरा ये, जिसके तीन पार्ट होते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के। कौन कौन, यूट्रिकल, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल और एक सैक्यूल, और इधर कॉक्लियर डक्ट या कॉक्लिया। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ पूरा, ये जो डायग्राम है। और सैक्यूल जुड़ा होता है कॉक्लियर डक्ट से एक स्ट्रक्चर के थ्रू। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डक्ट ऑफ रियूनियंस। डक्ट ऑफ रियूनियंस। डक्ट ऑफ रियूनियंस के थ्रू सैक्यूल जुड़ा है कॉक्लियर डक्ट से, डक्ट ऑफ रियूनियंस के थ्रू। डक्ट और लेब्रिंथ के बीच होता है ना, डक्ट और लेब्रिंथ के बीच क्या होता है, पेरीलिम्फ होता है। वही मैं बताना है मुझे आपको अभी। अब आप देखो एक यहां पे, यहां पर अब देखिए ये जो पूरा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है अंदर, तो इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के चारों ओर क्या भरा रहेगा, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के चारों ओर क्या भरा रहेगा, पेरीलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर क्या भरा रहेगा, एंडोलिम्फ। बिल्कुल सही, पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ। ये जो बीच में दोनों जुड़ रहे हैं इसको कहते हैं क्रस कम्यून। बहुत सारी लेबलिंग नहीं करवाऊंगा मैं आपको, बहुत सारी लेबलिंग है इस डायग्राम में, तो वो मैं करवाऊंगा नहीं आपको क्योंकि काम की नहीं आएगी आपके वो। ये इंटरनल ईयर है। आपको इंटरनल ईयर में दो बातें क्लियर हुई कि एक बोनी कैविटी है उसको बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ, और उसके अंदर लोकेट होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और बोनी लेब्रिंथ के बीच जो कैविटी है वो किस फ्लूइड से भरी रहती है, वो किस फ्लूइड से भरी रहती है, पेरीलिम्फ से। बिल्कुल सही। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ किससे भरा रहता है, मेम्ब्रेन एंडोलिम्फ से। बहुत बढ़िया, ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का डायग्राम। जैसे ही कंप्लीट हो जाए बताइए तो हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया, सबका हो गया, किसी का बाकी हो तो मुझे बता दीजिए, जरूर बता दें। अभी पूनम कह रहे थे कि जल्दी थोड़ा सा ये आपने कर दिया साफ, तो अभी पूनम का कंप्लीट हो गया, बचा है कर लीजिए कंप्लीट। हाँ, अगर आपका बाकी हो तो आप मुझे बता जरूर दें कि बाकी है, मुझे जल्दबाजी नहीं रहती है। कर लो बेटा, कर लो, यास्मीन कर लो, हिमानी कर लो, सब लोग जल्दी जल्दी बना लो, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना। माइक ऑन करने की परमिशन नहीं है बेटा, मुझे सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं कॉर्ड वाला कॉर्ड लगा के पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप माइक ऑन भी करोगे तो आपस में ही एक दूसरे की आवाजें सुनाई देंगी। हाँ, लेफ्ट हो गया मैं, लीजिए ज्योति। अरे आप तो को पूरा लेफ्ट हो ही जाऊं मैं यहां से। हाँ, इसके बाद बेटा एनिमल टिश्यू ही होना चाहिए मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे तो लगता है, लेकिन मैंने भी कंफर्म नहीं करा है एक भी बार। यहां पर आप ओवल विंडो लिख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूं। और यहाँ पे आप राउंड विंडो लिख सकते हैं, RW और OW। यहाँ पे आप OW लिख सकते हैं, यहाँ RW लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछूं यहाँ पे आपको, अगर आपसे ये कोई पूछे कि कॉकलिया या ये पूरी दुकानदारी जितनी इस तरफ बनी हुई है, ये सब किस चेंबर से मेनली अराइज हो रहे हैं, तो वो आपको सैक्यूल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई कोई आपसे पूछे कि कॉकलिया कहां से अराइज हुआ है, तो आप क्या बता सकते हो कि सैक्यूल से अराइज हो रहा है? ये बता सकते हैं आप? अगर कोई कॉकलिया पूछे आपसे कहां से अराइज हुआ है, तो आप क्या बताओगे? ये सैक्यूल से अराइज हुआ है, और सैक्यूल से जुड़ा रहता है एक डक्ट के थ्रू। उस डक्ट का नाम है, क्या नाम है डक्ट का? डक्ट ऑफ रियूनियंस। रियूनियंस अभी लिख दूंगा मैं, है ना? तो अभी मैं अब इसको साफ करूं, अब कंप्लीट हो गया सबका ये, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब मैं कुछ लिखने वाला हूं, कुछ चीजें स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बोनी लेब्रिंथ के अंदर पड़ा रहता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। वो एक लाइन में लिख दूं, पता नहीं आप बाद में याद रख पाओ कि ना रख पाओ। तो मैं ऐसा काम जनरली करता नहीं हूं कि आप याद रख पाओ ना रख पाओ, मैं लिखवा ही देता हूं। लिखा होता है तो कभी ना कभी पढ़ ही लोगे। तो कैविटी ऑफ कैविटी ऑफ बोनी लेब्रिंथ बोनी लेब्रिंथ इज फिल्ड विद, बताइए आगे क्या आएगा? एंडोलिम्फ आएगा या पेरीलिम्फ आएगा? फिल्ड विद के आगे पेरीलिम्फ। फिल्ड विद पेरीलिम्फ in which in which membranous labyrinth is found, in which membranous labyrinth is found, इसमें मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है। ठीक है, अब हम बात कर ले मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की, कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के कितने पार्ट हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, इसके हम दो पार्ट करेंगे। दो पार्ट, एक है बैलेंसिंग ऑर्गन है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन है और एक हियरिंग ऑर्गन है। दो पार्ट हैं में इसके, बैलेंसिंग ऑर्गन और हियरिंग ऑर्गन। बैलेंसिंग ऑर्गन का नाम होता है वेस्टिबुलर एपरेटस। बैलेंसिंग ऑर्गन है वेस्टिबुलर एपरेटस, जबकि हियरिंग ऑर्गन है कॉकलियर डक्ट। कॉकलियर डक्ट या कॉकलिया कह सकते हैं इसको। हाँ, कॉकलियर डक्ट। या हिमानी बेटा हैंड रेस किया हुआ है आपने, उसको आप नीचे कर लो, मुझे उतनी स्क्रीन कम दिखाई देती है जितने पे हैंड रेस होता है।
हियरिंग ऑर्गन है कॉकलियर डक्ट या कॉकलिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हियरिंग ऑर्गन से, ये आप लिख लें और फिर हम कंटिन्यू करते हैं हियरिंग ऑर्गन से। हाँ, मोस्ट ऑफ द मेमल्स में आपको जो इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर और जो एक्सटर्नल ईयर का स्ट्रक्चर है वो सेम मिलेगा, लेकिन अगर आप दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन करोगे तो आपको स्ट्रक्चर सेम नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आपको याद है, कल मैंने आपको एक बोन पढ़ाई थी काल्यूमेला, हायोमैंडिबुलर का दूसरा नाम था, आपको याद है? काल्यूमेला हायोमैंडिबुलर का दूसरा नाम है। अब जैसे आप फ्रॉग का मिडिल ईयर देखोगे तो फ्रॉग के मिडिल ईयर में एक अकेला ईयर ऑसिकल होता है काल्यूमेला, तीन नहीं होते हैं वहां पे फ्रॉग के मिडिल ईयर में। फ्रॉग के मिडिल ईयर में एक ही ईयर ऑसिकल है और उसका नाम काल्यूमेला है, जो हायोमैंडिबुलर बोन का रिजेम्बलेंस है जिसके साथ में। समझ रहे हैं? तो सब में अलग अलग है। अभी मैं इसको साफ कर दूं, ये हो गया सबका। तो फिर मैं स्टार्ट करूं कॉकलियर डक्ट और कॉकलिया पढ़ाना आपको। चलिए, ये कंप्लीट हो गया ये। अब मैं आपको पढ़ाता हूं कॉकलिया। कॉकलिया के 2 एंड 3 4 टर्न होते हैं ह्यूमन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मैमल्स में 2 एंड 3 4 टर्न हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कॉकलिया की बात करेंगे या आप कॉकलियर डक्ट बोल दें इसको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सारे में 2 एंड 3 4 टर्न हो, ये ह्यूमन में है। जैसे अगर आप रैबिट में देखोगे तो 2.5 टर्न्स हैं। जैसे अगर आप रैबिट देखोगे तो 2.5 टर्न आपको मिलेंगे। कैसा होता है कॉकलिया? देखिए, अभी मैंने आपके सामने बनाया था ये ओवल विंडो, राउंड विंडो, और ऐसे करके मैंने आपको बनाया था ये इस तरह से, देखा था आपने? 2.5 टर्न। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अब सीधा कर देते हैं, ऐसे हमें स्टडी करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसको हम क्वाइल को खींच के सीधा करेंगे। तो जनरली अगर आप देखोगे तो जो इंटरनल ईयर है वो कैसा दिखता है आपको? क्वाइल्ड दिखता है। कैसा दिखता है? क्वाइल्ड। और किसके जैसा क्वाइल्ड दिखता है? कॉकलोस। कॉकलोस का मीनिंग होता है स्नेल। स्नेल आपने देखा है ना, घोंगा, ऐसे क्वाइल्ड होता है उसका सेल जो ऊपर का होता है। तो ये स्नेल जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको कॉकलिया कहते हैं। कॉकलोस वर्ड से बना है ये। तो देखो हमने क्या किया, हमने इसको सीधा कर दिया। जो आपका कॉकलिया था 2 एंड 3 4 टर्न जो थे उसको हमने सीधा कर दिया, ये आ गया, सीधा हो गया। ठीक है, तो अगर हम कॉकलिया को सीधा कर दें, इसको अगर हम अनकॉइल कर दें, ये रैबिट में है, अगर इसको हम अनकॉइल कर दें तो इसकी लेंथ आपको अप्रोक्सीमेट 35 mm मिलेगी। अप्रोक्सीमेट 1-2 mm, 2-5 mm कहीं कम ज्यादा भी लिखी हो सकती है। ये जो मोस्ट ऑथेंटिक है वो 35 mm है। आपको इसकी लेंथ करीब करीब 35 mm मिलेगी। ये स्ट्रक्चर क्या है? बोनी कॉकलिया है या मेम्ब्रेनस कॉकलिया है? बोलिए, ये स्ट्रक्चर क्या है जो मैंने आपके सामने बनाया है? ये बोनी कॉकलिया है। ठीक है, और इस बोनी कॉकलिया के अंदर हमने अब ये प्लेस कर दिया, बोनी कॉकलिया के अंदर हमने ये प्लेस कर दिया मेम्ब्रेनस कॉकलिया। ठीक है, तो जैसे ही इस बोनी कॉकलिया के अंदर हम ये मेम्ब्रेनस कॉकलिया प्लेस करेंगे तो इस मेम्ब्रेनस कॉकलिया की वजह से इस बोनी कॉकलिया में टोटल कितनी कैविटीज हो गई?
अगर हमसे कोई पूछे इस मेम्ब्रेनस कॉकलिया की वजह से 3 कैविटी हो गई और इन कैविटी को हम कहते हैं स्केला, स्केला, स्केला। 3 कैविटी हो गई और इन तीनों कैविटीज को हमने क्या कहा? स्केला कहा। जो सबसे ऊपर वाली बनी इसके साथ में वेस्टिबुलर एपरेटस जुड़ा होता है, इसलिए इस वाली कैविटी को हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुली, स्केला वेस्टिबुली। जो ऊपर बनी, जो बीच में बनी उसको हम कहते हैं स्केला मीडिया, और जो नीचे बनी उसको हमने कहा स्केला टिम्पैनी। तीन ट्यूब हो गई बोनी कैविटी के अंदर मेम्ब्रेनस कॉकलिया की वजह से, 3 कैविटी हो गई। सबसे ऊपर की स्केला वेस्टिबुली, बीच में स्केला मीडिया और सबसे नीचे स्केला टिम्पैनी। अब मुझे कोई बताएगा पूरे बैच के अंदर कि जो वेस्टिबुली है उसमें कौन सा लिम्फ रहेगा? पेरी लिम्फ रहेगा या एंडोलिम्फ रहेगा? वेस्टिबुली में बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, पेरी लिम्फ रहेगा। इसमें भैया आ गया पेरी लिम्फ, पेरी लिम्फ। और इसमें अच्छा, और टिम्पैनी में, और टिम्पैनी में नहीं, स्केला टिम्पैनी पूछ रहा हूं, नॉट मीडिया। हाँ, टिम्पैनी में भी अब आप सही आंसर दे रहे हो, पेरी लिम्फ रहेगा। टिम्पैनी में भी पेरी लिम्फ है। अब आप बताना सोच के, अगर कोई आपसे कहे कि स्केला मीडिया में क्या है? हाँ, अब आपके सबके आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रहे हैं, परफेक्ट आंसर है एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। अच्छा, अब एक चीज देखना ध्यान से, बिल्कुल इधर उधर नजर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल बोर्ड की तरफ देखो। ये मेम्ब्रेन जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा है, रेड वाली मेम्ब्रेन, यही तो वो मेम्ब्रेन है जो स्केला वेस्टिबुली को और स्केला मीडिया को अलग अलग कर रही है। बोलिए है कि नहीं? ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, यही तो अलग कर रही है ना स्केला मीडिया को और वेस्टिबुली को। फिर देखिए ध्यान से, बिल्कुल इधर उधर नजर न जाने पाए। ये मेम्ब्रेन देखो, ये मेम्ब्रेन तो है जो स्केला मीडिया को और स्केला टिम्पैनी को सेपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये दो मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है जो सेपरेट कर रही है स्केला वेस्टिबुली को और मीडिया को, इसको हम कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको हम? रीजनर्स मेम्ब्रेन। और जो ये नीचे वाली मेम्ब्रेन है जो स्केला मीडिया को और टिम्पैनी को अलग कर रही है, इसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये है ओवल विंडो और ये है राउंड विंडो। अब आप मुझे बताओ कि ओवल विंडो किस स्केला के साथ कम्युनिकेट करेगी? ओवल विंडो, हाँ, स्केला वेस्टिबुली। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। स्केला वेस्टिबुली के साथ कम्युनिकेट करेगी। कौन सी? ओवल विंडो। अच्छा, और राउंड विंडो भैया किसके साथ कम्युनिकेट करेगी? ये भी लगे हाथ बता दो। टिम्पैनी के साथ करेगी। बहुत बढ़िया। एक खास बात मैं आपको बस यहां पे बता दूं, ओवल विंडो से कौन सी बोन जुड़ती है? चलो ये तुम ही बताओ, मैं क्या बताऊं। ओवल विंडो से कौन सी? हाँ, स्टेपिस जुड़ती है। लेकिन राउंड विंडो जो होती है, ये राउंड विंडो क्लोज होती है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। एक मेम्ब्रेन इसको बंद करके रखती है राउंड विंडो को। राउंड विंडो क्लोज्ड होती है और इस, हाँ भास्कर बिल्कुल सही, और इस मेम्ब्रेन का नाम है सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये बंद करके रखती है किसको? राउंड विंडो को। राउंड विंडो क्लोज होती है एक मेम्ब्रेन से, और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? उस मेम्ब्रेन का नाम है, भूल गया,
सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? अब एक चीज और ध्यान से देखना, बिल्कुल बिना हिले डुले सीधे बोर्ड की तरफ नजर डालो। ये स्केला मीडिया है, ये कॉक्लियर डक्ट है, ये पूरा कॉक्लिया है। ध्यान से देखना सब लोग, अगर ये कॉक्लियर डक्ट कॉक्लिया में लास्ट तक जाती, अगर ये कॉक्लियर डक्ट इस कॉक्लिया के बिल्कुल एंड तक जाती, तो इसमें 3 डिफरेंट सेपरेट कैनाल बनती या नहीं बनती? यस और नो? अगर ये बिल्कुल लास्ट तक जाती तो 3 सेपरेट कैनाल बनती या नहीं बनती? बनती, जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती। लेकिन ध्यान देना मेरी बात पे, ये जो कॉक्लियर डक्ट है ये एंड तक नहीं जाती है, ये एंड के थोड़ा पहले खत्म हो जाती है, ये एंड के थोड़ा पहले ही खत्म हो जाती है। अब आप मेरी बात का आंसर देना, अगर ये एंड के थोड़ा पहले खत्म हो जाएगी तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पेनी एक दूसरे से जुड़े हैं दूर पे कि नहीं जुड़े हैं? बोलिए। अगर ये पहले खत्म हो जाएगी तो दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले स्केला एक दूसरे से जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो वो जो ये जो ओपनिंग है, जो ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन का नाम है क्या? हेलिकोट्रीमा। किसकी मां? हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा। इस पोर का नाम क्या होगा? हेलिकोट्रीमा। अब हम ने जितनी चीजें यहां देखी हैं, जितनी चीजें हमने यहां पढ़ी हैं, उनके बारे में लिख लें, लिखवा दूं सबसे पहले मैं, या केवल इसी से काम चल जाएगा? डायग्राम से लिखाने की जरूरत नहीं है, जैसा आप बताओ। हाँ, रैबिट में भी दोनों होंगे बेटा, लिखवा देते हैं, ठीक है लिखवा देते हैं। तो लिखवाना हम स्टार्ट करते हैं कहां से? सबसे पहले ओवल विंडो से, सबसे पहले ओवल विंडो से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ओवल विंडो का एक और नाम है फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ओवल विंडो का एक और नाम है फेनेस्ट्रा ओवेलिस, और इसके बारे में हम लिखेंगे कि इट ओपन्स इन स्केला वेस्टिबुली, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि स्टेपिस इज कनेक्टेड टू इट। देखो आप, दोनों पॉइंट आपको आते हुए हैं कि नहीं है? बोलिए। कि ये स्केला वेस्टिबुली में ओपन होगी और स्टेपिस इसी से जुड़ी होती है, दोनों आपको आते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं राउंड विंडो की। राउंड विंडो की, ये राउंड विंडो का एक और नाम है फेनेस्ट्रा रोटंडस। ये जो फेनेस्ट्रा रोटंडस है, ओपन्स इन स्केला टिम्पेनी। अच्छा, एक बात मुझे बताना जरा, ये बट किस्म ये एक पैसेज है जिससे दोनों जुड़ रहे हैं हेलिकोट्रीमा के थ्रू। मुझे एक बात बताना, सोच के बोलिएगा, जल्दबाजी नहीं है, कि अगर मैं ये बोलूं कि ओवल विंडो एंड राउंड विंडो आर ओपनिंग ऑफ मिडिल ईयर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अगर मैं ऐसा बोलूं कि ओवल विंडो और राउंड विंडो जो है वो मिडिल ईयर में ओपनिंग है या मिडिल ईयर की ओपनिंग है, तो गलत है कि सही है? अच्छा, आप सब लोग आंसर बता रहे हैं रॉन्ग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मेरी जरा बात सुनिए ध्यान से। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें एक दरवाजा लगा है जो आगे आपके डाइनिंग हॉल में खुलता है, ठीक है? जिस कमरे में आप बैठे हो। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके रूम की ओपनिंग डाइनिंग हॉल में है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है?
सही है। और अगर मैं ये कहूं कि डाइनिंग हॉल की ओपनिंग आपके रूम में है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया? आप बताओ, नहीं हुआ ना गलत? तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि ये मिडिल ईयर की ओपनिंग नहीं होगी? अरे भैया, जो दरवाजा आपको कमरे से बाहर लेके जाता है वही दरवाजा तो बाहर से कमरे में लेके आ जाता है। हाँ, झिलमिल आपका आंसर सही है। भाई सोचो ना पहले, ऐसा तो है नहीं कि दरवाजा केवल बाहर लेके जाता हो, जो सीढ़ियां ऊपर लेके जाती हैं आपको वही सीढ़ियां तो आपको नीचे लेके आ रही हैं। लेकिन आप केवल क्या कहोगे कि भैया ऊपर लेके जाते हैं ये सही है, नीचे लेके आते हैं ये तो गलत है। सौम्या बेटा मैं पढ़ नहीं पाया, हो सकता है आपका भी सही रहा हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात ठीक से? तो दिमाग का ग्रे मैटर जो 1400 ग्राम दिया है ना भगवान ने, इसका पूरा यूज करो दिमाग का। 1450 ग्राम का जो ये भरा हुआ है ना, कहां यूज करोगे? अभी कर लो, मेडिकल कॉलेज जाके बाकी कर लेना। तुम यही नहीं करना चाह रहे हो। चलो, ये हो गए। अब एक बार मैं वो स्टेटमेंट लिख दूं कि इट इज, नहीं दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं। होता क्या है, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो कोई किसी का मैसेज दब जाता है, नहीं पढ़ पाता हूं, ऐसा हो जाता है बहुत बार। मैसेज सबके आ रहे हैं। इट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, इट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन called secondary tympanic membrane, called secondary tympanic membrane। एक मुझे बात बताओ जरा सोच के कि ये, देखना ध्यान से, देखना जरा मेरी बातें पहले ध्यान से देख लो। जब साउंड वेव आएंगी, राउंड विंडो का नाम लिखा है बेटा फिनिस्ट्रा रोटंडस। ये न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है बेटा, है तो न्यूरल कंट्रोल में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक अलग ही टॉपिक बना लेते हैं इसका, सेंस ऑर्गन का, इसमें आई और ईयर आ जाते हैं, है ना? तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, जो साउंड वेव आएंगी वो किस विंडो पे आएंगी? जल्दी बताओ। ओवल विंडो पे। सुनते जाओ मेरी बात। ओवल विंडो से कहां पहुंची? स्केला वेस्टिबुली के पेरीलिम्फ में। अब भैया वो ऐसे करके वेव आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कहां पहुंचेगी? हेलिकोट्रीमा में। हेलिकोट्रीमा से होकर के वो साउंड वेव कहां आ जाएंगी? स्केला टिम्पैनी में। और अगर साउंड वेव की इंटेंसिटी ज्यादा हुई, अगर अगर साउंड वेव की इंटेंसिटी ज्यादा हुई, तो वाइब्रेशंस चलते चलते यहां आके टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे राउंड विंडो पे? बोलिए आप। अगर इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो जो एक्सेस साउंड वेव्स होंगी उनको फाइनली एब्जॉर्ब करने में किस विंडो का रोल होगा? एक्सेस साउंड वेव का। राउंड विंडो। शाबाश, बहुत बढ़िया। हम लिख सकते हैं कि एक्सेस साउंड वेव टर्मिनेट ऑन राउंड विंडो, एक्सेस साउंड वेव्स टर्मिनेट ऑन, टर्मिनेट एट राउंड विंडो। आप लोग मेरी आवाज सुन के भी लिख सकते हैं काफी कुछ, और उसमें भी जो मिस हो जाए तो वो बोर्ड पे देख के लिख सकते हैं, और आवाज सुन के भी लिख सकते हैं। चलिए, अब आप बताओ, आपको दोनों विंडो क्लियर हो गई? दोनों विंडो क्लियर? ठीक है। अब दोनों विंडो के बाद में हम बात करते हैं दोनों मेम्ब्रेन की। दोनों विंडो के बाद में अब आया दोनों मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन, ऊपर वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? रीजनर्स मेम्ब्रेन है, रीजनर्स मेम्ब्रेन है। रीजनर्स मेम्ब्रेन जो होती है ये थिन होती है और स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम आप जानते हैं, जो लंग्स एल्वियोलाई वगैरह में होती है, ब्लड वेसल्स में होती है। और ये किसको किसको सेपरेट करती है? सेपरेट्स स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया। बिल्कुल सही, झिलमिल, स्नेहा, जो भी आंसर दे रहे हैं आप बच्चे, सबका आंसर करेक्ट है। स्केला मीडिया
हाँ, नायला बिल्कुल सही आंसर आपका। ये सेपरेट करती है स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया को। क्लियर। इसके बाद अगली है बेसिलर मेम्ब्रेन। मैंने इसको क्यों साफ नहीं किया है उसका एक रीजन है, बस मैं बताने वाला हूं। ये फाइब्रस होती है और ये किसको किसको सेपरेट करती है, बेसिलर मेम्ब्रेन। भास्कर, अक्षिता बिल्कुल सही आपका, स्नेहा, नायला सबका आंसर सही आ रहा है। ये मोहम्मद जुबैर, ये मीडिया को और टिम्पैनी को, हंग, लक्ष्य सबका आंसर सही है। ये सेपरेट करती है स्केला वेस्टिबुलर मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। हाँ बिल्कुल खुशी, अरसी बिल्कुल सबका आंसर सही है। अब एक मेरी एक छोटी सी बात ध्यान देखना, सलोनी सही आंसर है आपका। अब मेरी छोटी सी बात पे ध्यान देना। आपने सबने पढ़ा है कि जो हियरिंग ऑर्गन है वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। बहुत बढ़िया, पहले से बता दिया, पहले से बता दिया। सौम्य, सौम्य या सौम्या जो भी नाम है आपका, खैर। तो वो जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है वो मैं आपको बता दूं कहां पे है, एक नजर में देखना, फिर मैं डायग्राम साफ कर दूंगा। वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है, एंडोलिम्फ में स्केला मीडिया के। तीन बातें मैंने बोली, तीन बातें बोली मैंने, तीनों आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। पहली बात कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, एक बात। दूसरी बात इन एंडोलिम्फ, तीसरी बात ऑफ स्केला मीडिया। आपको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की पोजीशन क्लियर हो रही है, लोकेशन क्लियर हो रही है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन इन एंडोलिम्फ ऑफ स्केला मीडिया। ठीक है, तो अब हम और देखते हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद में हमारे पास एक टर्म है हेलिकोट्रीमा, मैं उसके बारे में भी लिख दूंगा आपको, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। हेलिकोट्रीमा लिख देते हैं, तीनों स्केला लिख देते हैं, और पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ लिख देते हैं, और फिर कंटिन्यू करते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इसके बाद में एक और स्ट्रक्चर है हेलिकोट्रीमा, थ्रू विच स्केला वेस्टिब्यूली communicates with स्केला टिम्पैनी। अब हमारे पास तीन टर्म है। पहला है स्केला वेस्टिब्यूली, ये अपर है, फिल्ड विद, अपर फिल्ड विद। कौन सा लिम्फ है स्केला वेस्टिब्यूली में? हाँ पेरी, बिल्कुल सही, फिल्ड विद पेरी लिम्फ। फिर दूसरा है स्केला मीडिया, ये मिडिल है, फिल्ड विद एंडोलिम्फ। अरे वाह, पहले से आंसर चलने लगे, एंडोलिम्फ। तीसरा है स्केला टिम्पैनी, ये लोअर है और फिल्ड विद पेरीलिम्फ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। क्वेश्चन पूछने के पहले आंसर आ रहा है, गजब का इंटरेक्शन चल रहा है, गजब का इंटरेक्शन चल रहा है। तो हाँ, ये हो गए तीनों। अब मुझे पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ की कंपोजिशन के बारे में एक आध बतानी है। जो पेरीलिम्फ है ये, इसमें सोडियम रिच होता है और पोटेशियम लेस होता है, और एंडोलिम्फ में पोटेशियम रिच होता है और सोडियम लेस होता है। मेरा सबसे कहना है, ये बात एक अच्छे से याद रखिएगा कि एंडोलिम्फ में पोटेशियम आयन ज्यादा है। हमें इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अभी आगे, समझ रहे हैं आप? एंडोलिम्फ में पोटेशियम आयन ज्यादा है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा।
हमें इस पॉइंट की अभी टेक्निकली जरूरत पड़ने वाली है एक जगह पे। तो मेरा सबसे कहना है, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा। हमें अभी इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, कि एंडोलिम्फ में कौन सा आयन ज्यादा है, Na या के। एंडोलिम्फ में के, हाँ ये याद रखिएगा, हमें इस के से काम है थोड़ा सा। तो चलो अब हम पहुंच गए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे। ये पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया उसका। अब हम पहुंचते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे। अच्छा, कॉक्लिया में मैंने ये आपको बता दिया कि इट अराइजेस फ्रॉम सैक्यूल। ये लिखवाया था पॉइंट की नहीं लिखवाया, मैं भूल रहा हूं। बताया तो था, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, लिखवाया नहीं है तो लिख लो, बता तो दिया मैंने। हाँ बोला तो था, वो तो मुझे भी याद है। अब आप लिख सकते हैं कॉक्लिया, लास्ट में लिख लो अराइजेस फ्रॉम सैक्यूल। क्या है, कुछ पॉइंट्स बता देता हूं और लिखाने में छूट जाते हैं वो। कॉक्लिया अराइजेस फ्रॉम सैक्यूल एंड is connected to it and is connected to it through duct of reunions, duct of reunions, duct of reunions। हाँ, duct of reunions किसका मतलब बेटा दीपक, किस चीज का मतलब पूछ रहे हो तुम। सैक्यूल से जुड़ा रहता है किसके थ्रू, ये डक्ट ऑफ रियूनियंस के थ्रू। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे। कनेक्ट टू इट मतलब, इट इज कनेक्टेड टू इट का मतलब इस सैक्यूल के साथ कनेक्ट है। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे आप तो वो मतलब है उसका। एंड इज कनेक्टेड टू इट थ्रू डक्ट ऑफ रियूनियंस। सैक्यूल से निकलता है और सैक्यूल से ये किसके थ्रू जुड़ा है, डक्ट ऑफ रियूनियंस के थ्रू जुड़ा है। ये किसके थ्रू, डक्ट ऑफ रियूनियंस के थ्रू। अब हम पहुंच गए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑर्गन। अब आ गया सबसे पहले हियरिंग ऑर्गन। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है वो क्या है, वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। चलिए, तो अब हम लोग पहुंच गए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में। इसके पहले कुछ बताने के लिए तो बचा नहीं है, ये सारा कंप्लीट है। तो अब आता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। चलो हेडिंग है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, आप जिस मेम्ब्रेन में ओवल विंडो, राउंड विंडो, मेम्ब्रेन इंटरनल है, मिडिल ईयर में है। अरे भैया जहां विंडो है वही मेम्ब्रेन है, उसके लिए क्या राउंड विंडो है, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर की वॉल है वो। हाँ, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है, देखिए ध्यान से, लोकेटेड ऑन, किसके ऊपर लोकेट है ये लोकेट है बेसिलर मेम्ब्रेन के। लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन। देखो ध्यान से, कहां लोकेट है, बेसिलर मेम्ब्रेन पर। हाँ, इन एंडोलिम्फ ऑफ स्केला मीडिया या कॉक्लियर डक्ट, कुछ भी बोल दे। हाँ, हाँ वही बताने जा रहा था मैं। तो ये स्केला मीडिया में है ना, सही है। तो एक बात मैं आपको बताने जा रहा था कि एंडोलिम्फ में है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का जो एंडोलिम्फ है, इसको हम अगर एंडोलिम्फ के बजाय, इसको हम एंडोलिम्फ के बजाय
इसको हम कॉर्टी लिम्फ कह दे तो चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर हम एंडोलिम्फ को कॉर्टी लिम्फ कह दे, बिकॉज इट इज एंडोलिम्फ ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, सो इट इज कॉर्टी लिम्फ। है तो एंडोलिम्फ ही है, एंडोलिम्फ ही है, बट बेटर टर्म इज कॉर्टी लिम्फ। हम इसको कॉर्टी लिम्फ भी कह सकते हैं। क्या काव्या समझ में नहीं आया यार? वो एंडोलिम्फ है और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का एंडोलिम्फ है, तो हम कॉर्टाई की वजह से कॉर्टी लिम्फ बोलने लगे उसको। इसमें क्या दिक्कत वाली बात है ना? हाँ भाई, कॉर्टी लिम्फ बोल दे स्केला मीडिया का। लिखिए जरा हेडिंग, हेडिंग लिखिए सब लोग, फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं डायग्राम। लिखा? चलिए देखिए, सबसे पहले ये हो गई बेसिलर मेम्ब्रेन। इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेट होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये होगी बेसिलर मेम्ब्रेन। इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कई टाइप की सेल हैं, जैसे एक ये सेल हो गई, एक टाइप की ये सेल हो गई, यहाँ और भी सेल होंगी साइड में, और भी सेल हो गई, ऐसे करके। ठीक है, अब इन सेल के ऊपर हेयर होते हैं। इन सेल के ऊपर क्या होते हैं? हेयर। ये देखो आप, इस सेल के ऊपर होते हैं हेयर, और इन हेयर के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसे करके। इन हेयर के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है। तो ये जो हेयर सेल हैं, इनके नाम मैं भी लिखता हूं आपके सामने तो थोड़ी देर के बाद। तो आप मुझे बताना, जरा ध्यान से बताना, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? अगर हमसे कोई पूछे कि ये कौन सा स्केला है, ये कौन सा स्केला है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ये मीडिया है, ये स्केला मीडिया है। अगर हमसे कोई कहे कि इस बेसिलर मेम्ब्रेन के नीचे वाले पार्ट का आप नाम बताओ, इस वाले पार्ट का, तो ये कौन सा स्केला हो जाएगा? नीचे वाला टिम्पैनी हो जाएगा, बिल्कुल सही। और कोई आपसे कहे कि ये ऊपर वाले स्केला का नाम बताओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वेस्टिबुली हो जाएगा, बिल्कुल सही। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपके सामने ये पूरा की पूरा सेक्शन बन गया एक, इसका इंटरनल ईयर का। बना कि नहीं बना? ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, आप देख लेना। ये पूरा सेक्शन हो गया। आप बताओ इसमें कौन सा लिम्फ रहेगा? स्केला वेस्टिबुली में। नर्व भी बनाऊंगा, सब बनाऊंगा अभी।
स्केला वेस्टिबुली में कौन सा रहेगा? पेरीलिम्फ रहेगा। स्केला मीडिया में कौन सा रहेगा? स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ, और स्केला टिम्पैनी में। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये इस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रिया वेस्कुलरिस। स्ट्रिया वेस्कुलरिस। स्ट्रिया वेस्कुलरिस का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोलिम्फ। स्ट्रिया वेस्कुलरिस ये एंडोलिम्फ का फॉर्मेशन करता है। जब आप ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई देखोगे तो इसमें आपको दो टाइप की प्राइम सेल दिखाई देंगी। एक तो आपको दिखेंगी इनर हेयर सेल, एक आपको मिलेंगी इनर हेयर सेल, और एक आपको मिलेंगी आउटर हेयर सेल। दो टाइप की हेयर सेल आपको यहां पर दिखाई देंगी, इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल। और बाकी जितनी ये अलग से बनाई हैं, ये सब सपोर्टिंग सेल हैं। ये सब सपोर्टिंग सेल्स हैं। ये जितनी भी मैंने बनाई है यहां पे साइड में, ये सब सपोर्टिंग सेल्स हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के। इन सपोर्टिंग सेल्स के नाम हो सकते हैं क्या क्या? हैंसन सेल, हैंसन सेल, डीटर्स सेल, डीटर सेल्स, सेल्स ऑफ क्लॉडियस, सेल्स ऑफ क्लॉडियस, पिलर सेल। ये सारी एसोसिएटेड सेल आपको यहां पर मिलेंगी, और ये सब की सब सपोर्टिंग सेल हैं। ये सब के सब हैंसन सेल, डीटर सेल, सेल ऑफ क्लॉडियस, पिलर सेल, ये सारी की सारी सपोर्टिंग सेल्स हैं जो मैंने साइड में बनाई हैं। उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेबलिंग को कंप्लीट करने के लिए ऐसा करना पड़ा है। इन हेयर सेल्स से नर्व फाइबर निकलेंगे। ये देखो आप, ये निकल रहा है नर्व फाइबर। तो जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से नर्व फाइबर निकलेंगे, इनको हम कहेंगे कॉक्लियर नर्व फाइबर। ये है कॉक्लियर नर्व फाइबर। कॉक्लियर नर्व फाइबर कहते हैं जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से निकलते हैं, इनको हम कहते हैं कॉक्लियर। बेटा होता क्या है जिलमिल, कॉक्लियर नर्व फाइबर यहां से निकले और वेस्टिबुलर नर्व फाइबर निकलेंगे वेस्टिबुलर एपरेटस से, फिर दोनों मिल जाएंगे जब, तो बनेगी ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व की दो ब्रांच हैं, एक ये है कॉक्लियर नर्व, अभी आएगा आगे, ठीक है। ये हेयर है, ये हेयर है, और हेयर होते हैं स्टीरियोसीलिया। आपको दो टाइप के सीलिया पढ़ने को मिलते हैं, स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया। ये जो हेयर होते हैं हेयर सेल के, ये होते हैं स्टीरियोसीलिया। इनर हेयर सेल जो होते हैं, इनका नंबर होता है 3500, और आउटर हेयर सेल का नंबर होता है 12,000। 12,000 आउटर हेयर सेल का नंबर होता है 12,000, और इनर हेयर सेल का नंबर होता है 3500। और हेयर सेल के जो हेयर होते हैं उनको हम कहते हैं स्टीरियोसीलिया। एनसीईआरटी बुक में दिया है ये स्टीरियोसीलिया। ये डायग्राम भी एनसीईआरटी बुक का ही है, मगर उससे ज्यादा क्लियर है हमारा डायग्राम जो है। हाँ, नॉन मोटाइल होते हैं ये। हाँ, मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, बिल्कुल सही। अब मैं बात करता हूं आपसे थोड़ा सा, कौन सी बुक में 12,000 की जगह 20,000 दिया है, बताना जरा। 12,000 ही होते हैं, कुल मिला के 16,000 के आसपास होते हैं। गलत दिया है जिस भी बुक में दिया है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो वो बुक गलत है, मैं 100% करेक्ट हूं, ठीक है।
हाँ, अरे यूनिवर्सल ऑफ बायोलॉजी ये कोई छोटी मोटी किताबें हैं, ये तो क्या कॉपी पेस्ट किया करते हैं, किसी उठाया इधर कॉपी पेस्ट मारा। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये सारा ऑथेंटिक कंटेंट है। ऑथेंटिक का मतलब ये जो बहुत ऑथेंटिक बुक्स हैं और उन सब चीजों का कंटेंट है, इसमें एरर की गुंजाइश रहती नहीं है ज्यादा। तो कुल मिला के 16,000 के आसपास होती है। सस्ती किताबें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अच्छी किताबों से पढ़िए। अच्छी किताबों से पढ़ेंगे, जीवन में गलतियां होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। खैर, हम लोग यहां पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे मुझे आपको मैकेनिज्म आप बतानी है हियरिंग, और मुझे सामने आना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप डायग्राम बना लो, फिर मैं सामने आऊं आपके। अरे आपको बुक्स नहीं खरीदनी है, वो कहां तक खरीदोगे? ऑथेंटिक बुक का मतलब मेडिकल बुक्स, वो जाना जब तुम एमबीबीएस में तब खरीदना है ना। अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, वहीं से वही ऑथेंटिसिटी है, मान के चलो, खत्म बात हो गई, है ना। अभी आप कहां तक बुक खरीदोगे? मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ, फिर खरीदना। तो रुपया वेस्ट, मतलब क्या कहते हैं, खर्च करना भी अच्छा लगेगा। हाँ, अरे बहुत सारी किताबें होती बेटा, एक चीज एक बुक में मिलती है, कोई दूसरी चीज दूसरे बुक में मिलती है। आप कहां तक सारी किताबें खरीदोगे, है ना। एमटीजी ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एमटीजी एक अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। बेटा जो डैमेज हो गए तो फिर जनरेट होने का काम ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। अब मैं सामने आ जाऊं, मुझे क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पढ़ानी है, वो सामने आके ही नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। नहीं, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। इनर सेल का नंबर है बेटा 3500, और आउटर सेल का नंबर है 12,000। जरूरी नहीं है अक्षता कि जो डेफ है उसका हियरिंग ऑर्गन ही खराब हो। ईयर ड्रम से लगा के, मेलियस से लगा के कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरल प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये तो क्लिनिकल पे डायग्नोसिस पे डिपेंड करेगा कि उसको क्या कमी है, तो उसका इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ, विकिपीडिया इज नॉट 100% करेक्ट। विकिपीडिया में क्या होता है, कोई भी करेक्शन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का देखो, स्टार्ट करते हैं हम कहां से चले। हम चलते हैं कहां से, ये यहां से, क्या नाम इसका यार, ये बाहर, ईयर पिन्ना से, हाँ पिन्ना से चलते हैं हम लोग। पिन्ना से साउंड आई, साउंड को कलेक्ट किया ईयर पिन्ना ने, ईयर पिन्ना ने उस साउंड को पहुंचा दिया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है। जब वो साउंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में पहुंची, तो उसने वाइब्रेशन करवाया किसका, ईयर ड्रम का। ईयर ड्रम का वाइब्रेशन हुआ। जब ड्रम का वाइब्रेशन हुआ, तो वाइब्रेशन हुआ मेलियस में, मेलियस के थ्रू इंकस में, हाँ ईयर ऑसिकल्स में, इंकस, इंकस के थ्रू स्टेपिस में, ठीक। अब स्टेपिस जुड़ी थी ओवल विंडो से, तो ओवल विंडो से वो वाइब्रेशंस ट्रांसफर हुए किसमें, कौन से स्केला में ट्रांसफर हुए, ऊपर वाला वो जो था स्केला वेस्टिबुली में, हाँ स्केला वेस्टिबुली में ट्रांसफर हुए। अब आप देखना, मैंने आपको बताया ना कि वेव का पैटर्न जो होता है वो कभी ऐसा नहीं होता है कि लीनियर हो। जैसे आप तालाब में कंकड़ मारोगे ना, तो वेव ऐसे चलेगी, चारों तरफ चलेगी वेव, ऐसा नहीं कंकड़ जहां फेंका तो सीधी चली गई, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे ही पेरी लिम्फ में, हाँ पूरे तरफ चलेगी वो तो जब ओवल विंडो के अंदर जब वाइब्रेशन पहुंचेंगे, तो पेरी, देखना ध्यान से, मैं यहां बना रहा हूं रफ सा, देखो इधर, ये स्केला कौन सा हो गया, वेस्टिबुली, मीडिया और टिम्पेनी। देखना ध्यान से जरा, तो वाइब्रेशन आए स्केला वेस्टिबुली में। अब स्केला वेस्टिबुली में वाइब्रेशन ऐसे करके चलेंगे, ऐसे करके वाइब्रेशन चलेंगे, चलेंगे।
बताइए आप, ऐसे चलेंगे वाइब्रेशन की नहीं चलेंगे? और फाइनली वाइब्रेशन हेलिकोट्रीमा से होकर के पहुंच जाएंगे नीचे वाला स्केला जो था उसका स्केला टिम्पैनी में, राउंड विंडो तक। एक तो रास्ता ये हो गया। मैंने आपको बताया कि जो रीजनर्स मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, वो पतली होती है, स्क्वैमस की बनी होती है। तो एक चीज देखना, कुछ वाइब्रेशंस जो होंगे वो ऐसे भी तो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बताइए आप। कुछ वाइब्रेशंस ऐसे भी चलेंगे, वो तो चारों तरफ चलने ना वाइब्रेशन। तो वो जो वाइब्रेशन होंगे वो टकराएंगे रीजनस मेम्ब्रेन से, रीजनस मेम्ब्रेन से टकराएंगे वो वाइब्रेशन। और रीजनस मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है? एंडोलिम्फ के, एंडोलिम्फ के कांटेक्ट में है। एंडोलिम्फ में वाइब्रेशन हुआ, और एंडोलिम्फ किसके कांटेक्ट में है? बेसिलर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है, बेसिलर मेम्ब्रेन के। और इधर से भी जो वाइब्रेशन आएंगे वो भी बेसिलर मेम्ब्रेन को कांटेक्ट करवाएंगे, करवाएंगे। आप सब लोग मुझे ये बताओ कि हम बेसिलर मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन तक पहुंच गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बेसिलर मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन तक किसी को पूरे क्लास में? हम बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुंच गए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हो, तो फिर आगे की कहानी स्टार्ट करें। नहीं है? पक्का नहीं है किसी को? क्रिस्टल क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो ध्यान से जरा, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये है बेसिलर मेम्ब्रेन है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आपके सामने। और इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये हेयर सेल्स लोकेट है, और इनके ऊपर हेयर है, और इनके ऊपर एक इलास्टिक मेम्ब्रेन लगी हुई है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब ध्यान देना, इधर उधर बिल्कुल नहीं, सीधे बोर्ड पे देखो। जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी, जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी, तो ये हेयर इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में दबेंगे कि नहीं दबेंगे? जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी तो ये हेयर इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में दबेंगे कि नहीं दबेंगे? बोलिए, जल्दी से बोलिए। दबेंगे। और जैसे ही ये हेयर दबेंगे वहां टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में, तो इनमें कैटाइन के चैनल होते हैं इन सेल में। ये न्यूरल सेल है, नर्वस सेल है, कैटाइन चैनल है। आपको याद है, पूरी क्लास से कह रहा हूं मैं, आपको सबको याद होगा, 11th में आपने जब नर्व कंडक्शन पढ़ा था इंपल्स का, तो आपने पढ़ा था सोडियम आयन वहां पर इनपुट करता था। जब जब सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता था तो इंपल्स जनरेशन होती थी। मालूम है सबको ये बात? सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता था। यहां आप बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए कहा था कि एंडोलिम्फ में रिच कौन सा आयन है? पोटेशियम आयन है। तो यहां पर डीपोलराइजेशन के लिए जो प्रिंसिपल कैटाइन होगा वो सोडियम होगा कि पोटेशियम होगा? जल्दी बोलिए। यहां यहां पर पोटेशियम होगा, बिल्कुल सही आंसर। यहां पर पोटेशियम होगा डीपोलराइजेशन के लिए। आप और फिर वो जब इंपल्स जनरेट होगी तो कॉक्लियर नर्व फाइबर इसको लेके चले जाएंगे कहां? ब्रेन में। तो अब हम कुछ चीजें लिख देते हैं और फिर मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की बात करते हैं। देखिए, कुछ चीजें मैं यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले एक तो लिखता हूं हेयर्स के बारे में। हेयर सेल्स के जो हेयर होते हैं वो कौन कैसे सीलिया हैं? हेयर ऑफ हेयर सेल्स आर स्टीरियोसीलिया। ये एनसीईआरटी में दिया है, स्टीरियोसीलिया। एंड आर कवर्ड बाय एन इलास्टिक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। किससे कवर्ड है? इलास्टिक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। आप सब लोगों के दिमाग में चलना चाहिए ये, जब मैं यहां पे लिख रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होने वाला है अगला इवेंट। आपको मालूम है, आपने आंसर दिए हैं सारे अभी। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देखो, सबसे पहले
ईयर पिन्ना, इसका काम है साउंड कलेक्शन, साउंड कलेक्शन। ईयर पिन्ना से साउंड पहुंचा ईएसी में, ईएसी से ईयर ड्रम, ईयर ड्रम से ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल से ओवल विंडो, ओवल विंडो से ये साउंड पहुंचेगा कॉक्लिया में, कॉक्लियर डक्ट में, कॉक्लियर डक्ट से कहां पहुंचेगा ये फाइनली बेसिलर मेम्ब्रेन में, बेसिलर मेम्ब्रेन में, बेसिलर मेम्ब्रेन से ये पहुंचा बेंडिंग ऑफ हेयर, बेंडिंग ऑफ हेयर which are pressed, which are pressed against टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस हुए, बेंडिंग हुई हेयर की और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट वो प्रेस हुए। इसका रिजल्ट हुआ डीपोलराइजेशन ऑफ सेल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल्स, हेयर सेल्स का डीपोलराइजेशन हुआ। आप मुझे बताएंगे कौन सा आयन लिख दें यहां पे हम हेयर सेल के डीपोलराइजेशन में? K+, ठीक है। ड्यू टू पोटेशियम आयन इनफ्लक्स, ड्यू टू पोटेशियम आयन इनफ्लक्स डीपोलराइजेशन हुआ। इसका रिजल्ट हुआ इंपल्स जनरेशन। ये इंपल्स जो है जनरेट हुई, फिर ये इंपल्स पहुंची कॉक्लियर डक्ट में, कॉक्लियर नर्व में, कॉक्लियर नर्व वेस्टिबुलर के साथ मिलके बनाएगी ऑडिटरी नर्व में, ऑडिटरी नर्व, और ऑडिटरी नर्व फाइनली लेके चला गया कहां? ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सेंटर होते हैं इसके, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ये है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ये है पूरी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। इसके बाद हमारे पास लिख लीजिए आप, और अगला हमारे पास जो टॉपिक आएगा इसके बाद वो होगा बैलेंसिंग ऑर्गन। बेसल मेम्ब्रेन के आगे क्या लिखा है? बेसल मेम्ब्रेन कहां लिखा है बेटा? बेसिलर मेम्ब्रेन के आगे लिखा है, मैं उसको सही से लिख दूं, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा वो। बेंडिंग ऑफ हेयर which are pressed against टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ओटोलिथ, अब आएगा ओटोलिथ स्नेहा जब मैं बैलेंसिंग ऑर्गन पढ़ाऊंगा। ओटोलिथ बैलेंसिंग ऑर्गन में आता है, हियरिंग ऑर्गन में नहीं आता है। कर लीजिए कंप्लीट, हुआ कंप्लीट, सबका हो गया कंप्लीट। साउंड को में जाने में पूरा पढ़ ही नहीं पाया, बड़ा लंबा मैसेज था यार। कर लो काव्या, जल्दी कर लो बेटा। ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व बनती है दो के मिलने से, कॉक्लियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व के मिलने से। कर लो बेटा कर लो, मैं रुका हुआ हूं। किसकी पोजीशन पूछ रही हो आप? केवल मुझे इतना दिखाई दिया की पोजीशन, उसके पहले वाला मैसेज नहीं दिखाई दिया। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए सब लोग। ईयर ऑसिकल्स में स्टेपिस होगा ना, तो मैंने एक साथ ही लिख दिया ईयर ऑसिकल, अलग अलग नहीं करा मैं इलिया सिंह का स्टेपिस। ऑडिटरी नर्व की पोजीशन, ईयर के बाद में सीधे ब्रेन जाएगी, वो तो सेंसरी होती है। डीपोलराइजेशन के नीचे क्या लिखा है? ऑफ हेयर सेल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल्स ड्यू टू पोटेशियम आयन इनफ्लक्स, ड्यू टू पोटेशियम आयन इनफ्लक्स। टेम्पोरल लोब, कहां तुम पहुंच गए यार टेम्पोरल लोब में?
वो सब मैं पढ़ाऊंगा। मैं जब ब्रेन आएगा वहां पे अलग अलग लोब में अलग अलग सेंटर है। मैक्यूला भी बेटा अभी आएगा जब मैं बैलेंसिंग ऑर्गन बताऊंगा। हियरिंग ऑर्गन की कोई ऐसी चीज जो ना आई हो आपके सामने। हाँ, एक चीज रह गई जो नहीं आई आपके सामने, वो है कि ऑडिबल जो साउंड है हमारी, ये आपको मालूम होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मेरे ख्याल में, ये 20 से 20,000 हर्ट्ज की होती है। जहां तक तुम्हें फिजिक्स में पढ़ा होगा तुम्हें ज्यादा मालूम होगा, मुझे इतना याद आया तो मैंने लिख दिया कि जो ऑडिबल साउंड है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के आसपास होती है। हाँ ठीक है, तो वही मुझे याद आया कि ये। बाकी बताओ, एक चीज बताओ, कोई भी चीज जो ईयर के हियरिंग ऑर्गन में आई हो और आपको समझ में ना आई हो, है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी पॉइंट, कुछ भी कहीं दिक्कत आया हो? आप लोग जो चीजें पूछ रहे हैं वो बैलेंसिंग ऑर्गन की हैं, मैक्यूला, ओटोलिथ ऑर्गन, या जो ओटोलिथ्स होते हैं वो सब ओवल विंडो के बाद पेरिलिम्फ ऑफ वेस्टिबुल में जाएंगी वेव्स, बिल्कुल जाएंगी बेटा। तो अच्छे से रिवाइज हो गया। हाँ, मैं वो वही था कि आप लोग रिवीजन कर लें, और आप लोगों ने पूरी तरीके से करा। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे। अभी आप एक काम करो, अब आप हेडिंग लिख लीजिए, बैलेंसिंग ऑर्गन। सब समझ आ गया? ठीक है बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो और लास्ट लास्ट तक सब अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, तो अभी हेडिंग लिखिए बैलेंसिंग ऑर्गन। हमने आज हियरिंग का काम खत्म कर लिया है। आप मुझे ये बताओ कि क्लास 950 तक है या इससे और आगे है? 950 क्योंकि हो रहा है अभी, तो मैं बैलेंसिंग ऑर्गन स्टार्ट हूं। 11 बजे तक है श्योर? अरे ये तो 1050 बता रहे हैं। 950, हाँ भाई 1050 होगा मेरे ख्याल में भी, तो 50 तक ही है जहां तक आपका ब्रेक होगा 10 मिनट का। हाँ, तो अभी एक काम करते हैं, तो अभी हम लोग आज यहाँ पर एंड करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और हम लोग बैलेंसिंग ऑर्गन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये सबका बाकी है, ठीक है? तो ये सब लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, 10 मिनट का ब्रेक रहेगा आपका, तो आप लोग कुछ पानी वानी पी लो यार, इतनी देर से बैठे हो 1.5 घंटे से। हालांकि कुछ लोग तो खाने पीने में वैसे भी लगे रहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, चलेगा? ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड डे। गुड डे बेटा, थैंक यू सब लोगों को, धन्यवाद आप लोगों को, बाय।